कैसे हो? तो आज न्यू सेटअप, मतलब सिर्फ बोर्ड बदला है। ठीक है, तो आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 3 लेके आए हैं। 2 पार्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। इसके पहले जो पार्ट था वहां हम लोगों ने डिस्कस किया था ओम्स लॉ तक। हमने ओम्स लॉ देखा, हमने देखा ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन, कि वो ओम्स लॉ कैसे वेरीफाई हुआ। ठीक है, वहां तक हम लोगों ने बात कर लिया था और रेजिस्टेंस का नाम वहां पे आ चुका था। ठीक है, हम लोग अब यहाँ जानेंगे आखिर में रेजिस्टेंस है क्या। ठीक है, वहां पे हम लोगों ने सिर्फ रेजिस्टेंस बोला था कि भाई जो कांस्टेंट आया है इसको रेजिस्टेंस कहते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस होता क्या है वो हम लोगों को जानना है यहाँ पे। तो सिंपली रेजिस्टेंस के नाम से हो रहा है क्लियर, इसकी हिंदी होती है प्रतिरोध। प्रतिरोध, ठीक है, या अपने माइंड में आप सिर्फ इतना समझिए, इसका मतलब है ये किसी ना किसी रास्ते में रोड़ा बनना। ठीक, किसी के रास्ते में रोड़ा बनना। सिंपली यहाँ पे जो रास्ता है आपका सर्किट है और जो चलने वाला है वो करंट है, और जो रोड़ा बनेगा उस वायर की प्रॉपर्टी वो क्या है, वो कहलाएगी रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस सिंपली करंट का अपोज करता है या चार्ज ऑफ फ्लो का अपोज करता है, कि चार्ज फ्लो होने जो ना रास्ता होगा उसके रास्ते में बाधा बनेगा, उस चार्ज को आगे बढ़ने में क्या करेगा, उसको उसका लिए रोड़ा बनेगा, उसको रोकेगा। सिंपली अगर उसको डिफाइन करें तो आपको हिंदी वाले यही लिख लेना है, ये धारा के फ्लो में क्या करता है, बाधा बनता है। इंग्लिश वाले इट इज द ऑब्स्टेकल इन द path of electric current, path of electric current। ओके, तो सिंपली हमने जान लिया कि ये रेजिस्टेंस होता है। और एक चीज ध्यान रखना, हम लोगों को अब जो पढ़ना है बोर्ड के हिसाब से पढ़ना है। ठीक, बहुत ज्यादा ज्ञानी नहीं बनना है। जिनको ज्ञानी बनना था उन लोगों ने पूरी साल पढ़ा है, वो लोग ज्ञानी बन चुके होंगे। और जिसने किसी वजह से नहीं पढ़ पाया या थोड़ा उसका वीक हो गया है, तो वो अब सिर्फ इतना सोचे हमें सारे टॉपिक्स को सही से कर लेना क्लियर, ताकि इतना पता रहे हमें सबके बारे में बेसिक चीजें पता रहे, और आप उसको थोड़ा सा बढ़ा के लिख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा अच्छा खासा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा डीपली हम लोग नहीं जाएंगे, सिर्फ जितना आपके सिलेबस में उतना समझेंगे, उसको अच्छे से खत्म करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका डेफिनेशन। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के लिए, डेफिनेशन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे बात आती है इसकी यूनिट, इसकी आती है यूनिट, वो होती है आपकी ओम। क्या होती है? ओम, ये इसका सिंबल है। ठीक है, ये इसकी होती है यूनिट। अब अगर याद हो ओम्स लॉ क्या था, ओम्स लॉ था V इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, अब यहां से अगर हम R निकालें तो R क्या था आपका, V अपॉन में आई, ये आ गया। तो यहां से हम लोग रेजिस्टेंस की एक और यूनिट बता सकते हैं, वो होगी आपकी वोल्ट पर एम्पियर, क्योंकि हम लोगों ने वोल्टेज को किस में नापते हैं, वोल्ट में, करंट को नापते हैं एम्पियर में। तो एक इसमें यहाँ पे और जाएगी, वो जाएगी वोल्ट पर एम्पियर। ओके, तो यहाँ तक बातें सब कुछ क्लियर है। तो रेजिस्टेंस के बारे में हमने इतना कुछ जान लिया और पर्याप्त है इतना कुछ। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। सेकेंड आपका टॉपिक है फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। ठीक है, हिंदी में आप ले सकते हैं कि किन किन कारकों पर प्रतिरोध निर्भर करता है। ठीक है, या किस किस चीज पर ये रेजिस्टेंस निर्भर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 4 चीजें देखेंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, लेंथ ऑफ वायर। लेंथ ऑफ वायर के से अच्छा आप लिख लो कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर। सेकेंड पॉइंट आपका एरिया। नेक्स्ट यहाँ पे एरिया ऑफ कंडक्टर। एरिया को लिखो क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसको समझाएंगे हम क्या होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, थर्ड पॉइंट है नेचर ऑफ मटेरियल।
नेचर ऑफ मटेरियल। एंड लास्ट वन ये आपका है टेम्परेचर। ठीक है, तो इन चार चीजों पे आपका जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है। इसके इन चारों के बढ़ने या घटने से रेजिस्टेंस को प्रभाव पड़ता है, रेजिस्टेंस पर, इतना सा आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो कैसे प्रभाव पड़ता है उसको हमें जानना है। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका, समझते हैं अच्छे से, लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो सिंपल सी बात है, किसी कंडक्टर की लेंथ अगर बढ़ेगी, मान लो एक तो इतना बड़ा ये इसकी लेंथ मान लीजिए है, एक कंडक्टर आपका इतना बड़ा है, ठीक, समझते जाना। ठीक है, इसकी लेंथ मान लेते हैं 1 मीटर है, इसकी लेंथ मान लेते हैं 3 मीटर है। ठीक है, इसका अपना अपना रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, मान लेते हैं दोनों एक ही मटेरियल है। ठीक है, तो इसका रेजिस्टेंस कुछ है, इसका रेजिस्टेंस कुछ है। ठीक है, अब सुनना पहले अच्छे से। जब करंट यहां से यहां तक फ्लो करेगी तो इसको सिर्फ इतने पाथ में करंट को संघर्ष करना पड़ेगा, और जब करंट यहां से यहां तक फ्लो करेगी तो इस करंट को यहां से यहां तक संघर्ष करना पड़ेगा, मतलब इसको यहां से घिसके हुए जाना पड़ेगा, इसके सरफेस को घिसते हुए जाना पड़ेगा। तो कहां पे कम संघर्ष करना पड़ रहा है, वहां पर रेजिस्टेंस कम होगा। तो सिंपल सी बात है, और जहां पर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसका मतलब है कि उस वायर में करंट लंबा रास्ता तय किया है, तो वहां पे वो सेम रास्ते को तय करते हुए इतने बड़े रास्ते में करंट घसीटते हुए गई है, उसने क्या कर दिया, रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया। सिंपल सी चीज है कि वायर की लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ घटा देंगे तो रेजिस्टेंस आपका कम हो जाएगा। इसीलिए बोलते हैं ना कहीं कहीं कि छोटा वायर रखो, कहीं भी अगर हम कनेक्शन करते हैं तो वो कह रहे हैं वायर छोटा रखो। अगर लोड ज्यादा है और अगर वायर आपका बड़ा वायर है तो उसके शॉर्ट सर्किट होने के चांस ज्यादा होते हैं। उसका वजह यही है कि वो करंट जब उसमें लंबी डिस्टेंस तय करेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ के आएगा और वायर के मेल्ट होने के चांस ज्यादा होते हैं। क्योंकि आप किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस जीरो नहीं कर सकते हैं, कोई कितना भी अच्छा आपका कंडक्टिव मटेरियल हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, कुछ भी हो, आप रेजिस्टेंस को कम कर सकते हैं, द लोवेस्ट तक कर सकते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस किसी का जीरो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वायर में हीटिंग तो होनी ही होनी है। तो आपको सिंपली यहाँ पे इतना ध्यान रखना है कि जो लेंथ पे जो प्रभाव पड़ेगा वो कैसे पड़ेगा, डायरेक्टली। कैसे पड़ेगा, डायरेक्टली। लेंथ बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ घटाएंगे रेजिस्टेंस घटेगा। और जहां पे ऐसा होता है इसका मतलब होता है जो आपका रेजिस्टेंस है वो क्या है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, बात नंबर 1 हो गई। यहाँ पे अब आते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब अगर कोई वायर, अगर एक देखो एक वायर ये है, ठीक है, इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। और एक वायर आपका ये है, ठीक है, देखो इसका जो एरिया है वो इतना सा है, जो इसका एरिया है वो इतना सा है। तो अगर हम एक ही टाइम में देखें, एक सेम टाइम में देखें किससे चार्ज ज्यादा फ्लो होगा सेम टाइम में, तो इससे छोटा एरिया, छोटे एरिया से कम चार्ज फ्लो होगा ना, और बड़ा एरिया है तो उससे उतना ज्यादा चार्ज फ्लो होगा, क्योंकि छोटी खिड़की है, छोटी खिड़की से एक ही टाइम में कम चार्ज आएगा। ये बड़ी खिड़की है, बड़ी खिड़की से एक ही टाइम में उतना एरिया ज्यादा है, उससे और ज्यादा चार्ज बाहर निकल के आएगा। तो यहाँ से मतलब ये है कि अगर आप किसी भी, अगर आपको रेजिस्टेंस लो करना है तो आप तार कैसे लाते हैं, मोटा तार लाते हैं, है ना। जब वायरिंग वगैरह घरों में होती है, इतने MM का लाओ, कम MM का लाओगे तो इससे समस्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, उसके शॉर्ट सर्किट या उसके पिघलने के चांस ज्यादा होते हैं। कहते हैं मोटा वायर लाओ, आप सेफ रहेगा वायर आपका। ठीक है, तो अगर रेजिस्टेंस कम करना है तो एरिया बढ़ाना पड़ेगा, या रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो एरिया कम करना पड़ेगा। जब भी उल्टा होता है, जब भी ऐसा उल्टा होता है तो वहां पे डिपेंडेंसी कैसी होती है, सभी जानते हैं, वो होती है व्युत्क्रमानुपाती, या बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ हो जाएगा आपका जो R है वो एरिया के कैसे है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद देखो यहाँ पे पॉइंट नंबर 3, नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल तो सिंपल सी बात है कि आपका आयरन का वायर है, कॉपर का वायर है, और सिल्वर का वायर है, या गोल्ड का वायर है ना। तो होता क्या है कि आप मेटल वायर किसके होते हैं, मेटल के होते हैं। वायर किसके होते हैं, वायर होते हैं आपके मेटल के।
और यहीं से सब कुछ डिफाइन होता है, सब कुछ कि अगर यहाँ पे नेचर ऑफ मटेरियल मान लेते हैं, एक ए है और एक आपका बी है, ये दो मान लेते, दो कोई वायर है, तो एक वायर ये, एक वायर आपका ये है, ठीक है। ये मान लो फाइबर का है, ये किसका है, ये फाइबर का है, ये मान लो आपका, ये आपका आयरन का है। तो फाइबर के वायर में रेजिस्टेंस क्या होगा, मतलब हाईएस्ट रेजिस्टेंस, हाईएस्ट मतलब करंट यहाँ फ्लो तक नहीं होगी, करंट को बढ़ने का रास्ता तक नहीं मिलेगा, इतने इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं, वो इतने फ्री है ही नहीं मूव करने के लिए, ठीक है। और जो आयरन है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री, वो मूव कर सकते हैं। तो यहीं से डिफाइन होता है कि कंडक्टर कौन होगा, नॉन कंडक्टर कौन होगा, है ना, सेमी कंडक्टर कौन होगा। तो सिंपली आपको ये समझना है कि नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब ये है कि आप की कंडक्टिविटी क्या हो जाए, बढ़ जाए, मतलब रेजिस्टेंस उसका घट गया है। तो सबसे अच्छा वायर कहते हैं गोल्ड का होगा, क्योंकि गोल्ड में करंट बहुत अच्छे फ्लो होती है, रेजिस्टेंस कम मिलता है हमें, ठीक है। तो ऐसे इसको समझ सकते हैं। इसके बाद आता है आपका टेम्परेचर। तो यहाँ पे आपको ज्यादा डीप नहीं जाना है, सिर्फ इतना समझना है, टेम्परेचर अगर आप बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है। इसको अगर समझना है तो ऐसा समझो, मान लो कोई वायर है, ठीक है, इस वायर को आपने हीट किया, जब आप वायर को हीट करेंगे, वायर में जो एटम्स हैं वो क्या होंगे, उनको मिलेगी एनर्जी मिलेगी, क्योंकि हीट एक एनर्जी है। जब एटम्स को एनर्जी मिलेगी तो वो एक्साइट होंगे, उनको वो क्या करेंगे, वो मूव करेंगे, काइनेटिक एनर्जी उनकी बढ़ेगी, जब मूव करेंगे तो एक दूसरे से टक्कर करेंगे तो वहां क्या होगा, एकदम से वहां पे भीड़ हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स को पास होने के लिए रास्ता थोड़ा अप टप हो जाएगा। पहले उस शांति से बैठे हुए थे, रास्ता थोड़ा सा दिख रहा था, जैसे ही आपने हीट किया वायर को, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, उनको रास्ता नहीं मिल रहा है। क्यों, क्योंकि एटम्स अब आपस में क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, एटम्स ने रास्ता उसको थोड़ा थोड़ा ब्लॉक कर रखा है। अब जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो घसीटते हुए जाएगा, टक्कर मारते हुए जाएगा, ठीक है। तो मतलब अब रेजिस्टेंस बढ़ के आएगा, क्योंकि हमने सिंपल सा समझा है, जो रेजिस्टेंस होता है वो है क्या, करंट के रास्ते में बाधा, जहां बाधा ज्यादा वहां पर रेजिस्टेंस ज्यादा। जब रास्ते में एटम्स लड़ने लगे तो इलेक्ट्रॉन को निकलने का रास्ता थोड़ा समस्या होगी निकलने के लिए। तो यही आपका क्या है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस आपका बढ़ के आता है, ठीक है। अब यहां से आप देखेंगे रजिस्टिविटी, ठीक है, रजिस्टिविटी समझना है हमें, तो वो आपका यहां से निकलेगा, देखो ध्यान से। इन दो इक्वेशंस को अगर हम मिलाएंगे, इन दो इक्वेशंस को अगर हम मिलाएंगे, देखो इसका लेफ्ट हैंड साइड आर है, प्रोपोर्शनलिटी लगाओ, एल अपॉन क्या होगा, यहाँ पे ये होगा, प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो इक्वालिटी आता है, साथ में आता है कांस्टेंट आता है एल अपॉन में ए। ये आपका फॉर्मूला निकल के आ गया, आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए। रेजिस्टेंस का एक्चुअल फॉर्मूला यही है, ठीक है। और यहां से हम लोग रजिस्टिविटी भी निकाल लेंगे। इतना आप कर रहे हैं, आपको पॉज करके नोट कर लेना है। हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक रजिस्टिविटी में। तो हम लोगों ने कर लिया यहां तक, R इक्वल्स टू रो एल अपॉन में ए। ध्यान रखना, ये जो कांस्टेंट आया ना, ये इसको बोला जाता है रो, आर एच ओ, रो, ठीक है। इसको ही बोला जाता है रजिस्टिविटी, क्या बोला जाता है इसको, रजिस्टिविटी, इसी को हम लोग बोलते हैं रजिस्टिविटी। या इसको एक नाम और दिया जाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। इतना आपको यहां तक समझ लेना है। सिंबल क्या होता है इसका, रो होता है। अब अगर हमें इसको डिफाइन करना है, सही से डिफाइन करना है, तो अब इसको समझते हैं। इसको डिफाइन करना है तो यहां हम लिख रहे हैं, इट इज द property of material to oppose the current, ठीक है।
या फिर रेडियल टू अपोज द करंट, या बोल दो टू ऑफर रेजिस्टेंस, टू ऑफर रेजिस्टेंस। यह मेटल की वो प्रॉपर्टी है जो उस मेटल में या वायर में क्या करती है, रेजिस्टेंस को ऑफर करती है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस को ऑफर करने की जो प्रॉपर्टी होती है, रेजिस्टेंस को ऑफर करने की जो प्रॉपर्टी होती है वही आपकी कहलाती है क्या, रेजिस्टिविटी। क्या कहलाती है, रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो अब हम अगर यहां से देखेंगे रेजिस्टिविटी होती क्या है, तो रो इक्वल टू निकल के आएगा आर ए अपॉन में एल। ये रेजिस्टिविटी का आपका फॉर्मूला है। ठीक है, ये क्या है, रेजिस्टिविटी का आपका फॉर्मूला है। एक चीज और ध्यान रखनी है कि रेजिस्टिविटी सबकी क्या है, सबकी होती है कांस्टेंट होती है। अगर आयरन है तो आयरन का आपका छोटा वायर हो, मोटा वायर हो, कैसा भी वायर हो आयरन का, अगर आयरन का है तो उसकी रेजिस्टिविटी फिक्स हो गई। ठीक है, रेजिस्टिविटी बदलती नहीं है, नेचर अगर सेम है। ठीक है, अगर गोल्ड है तो गोल्ड की रेजिस्टिविटी अलग होती है, अगर कॉपर है कॉपर की रेजिस्टिविटी अलग होती है। हर एक मेटल की रेजिस्टिविटी अलग अलग होती है, फिक्स रहती है। ठीक है, ध्यान रखना, बदलती नहीं है वो। अब हम यहाँ पे बात करेंगे इसकी यूनिट। क्या बात करेंगे, इसकी यूनिट की। भाई इसकी यूनिट होती क्या, इसकी यूनिट है यहां से हम लोग निकालेंगे। देखो निकालना बहुत आसान है। रेजिस्टेंस को हम लोग नापते थे ओम से, याद है, ओम। एरिया नापा जाता है मीटर स्क्वायर से अपॉन, ठीक है, लेंथ नापा जाता है मीटर से, मीटर से मीटर खत्म हो गया, तो रेजिस्टिविटी की यूनिट निकल के आ गई ओम मीटर। क्या आ गई यहाँ पे, ओम मीटर। ये आपकी क्या है, ये आपकी रेजिस्टिविटी की हो गई, यूनिट हो गई। ओके, तो हम लोगों ने यहां तक इसको डिस्कस कर लिया है। अब रेजिस्टिविटी के क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं रेजिस्टेंस पे, वो थोड़ा हम जान लेते हैं अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना, जितनी चीजें आपके बोर्ड में पूछी जाती हैं सारा कुछ इतना अगर आप कर लेंगे अच्छे से, सब कुछ आ जाएगा बराबर बराबर, सब कुछ आपको मिल जाएगा पेपर में ही। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे आते हैं, यहां समझना अच्छे से कि एक वायर है, एक वायर है, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहे हैं हम, एक वायर है जिसकी लेंथ एल है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, ए है, उसका रेजिस्टेंस कितना है, आर है। ठीक है, इतनी बातें दी गई हैं। एक वायर है, यहां बना दे रहे हैं हमें, एक वायर, ये वायर हो गया आपका, थोड़ा सा ढंग से बनाते हैं, ये आपका एक वायर हो गया, इसकी लेंथ एल है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका ए है, इसका रेजिस्टेंस कितना है, आर है। ठीक है, अब सुनना क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि इस वायर को स्ट्रेच किया गया है, खींचा गया है, ठीक है, और खींच कर इसकी लंबाई को दोगुना कर दिया गया है। अब सुनना, खींचने में जब भी ऐसा होता है तो लेंथ और एरिया में क्या होता है, जिस रेट से लेंथ बढ़ेगी उसी रेट से लेंथ एरिया घटता है। सुन लेना अच्छे से, जिस रेट से लेंथ बढ़ेगी उसी रेट से एरिया घटता है, क्योंकि जब खींचोगे आप तो वायर लंबा होगा, लंबा होने पर पतला हो जाएगा, लेकिन वॉल्यूम तो सेम रहेगा ना, वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम। क्योंकि हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं वॉल्यूम क्या होता है, एरिया मल्टीप्लाई लेंथ, है ना, बेस एरिया मल्टीप्लाई इसका लेंथ। ठीक है, तो ये तो सेम रहेगा। अगर आप ये बढ़ाएंगे तो ये घटेगा उसी रेट से, अगर आप उसको दोगुना कर रहे हैं तो ये आधा होगा, अगर आप लेंथ को तिगुना कर रहे हैं, 3 गुनी कर रहे हैं, 3 टाइम्स कर रहे हैं, तो एरिया आपका 1/3 हो जाएगा। अगर आपको 10 गुना कर रहे हैं लेंथ को तो एरिया आपका 1/10 हो जाएगा। इतनी बात समझ आ रही है। ठीक है, ध्यान रखना, क्वेश्चन पढ़ना, उसको स्ट्रेच किया गया है, तो ऐसा करने पे मान लेते हैं इसको ऑन स्ट्रेचिंग, ऑन स्ट्रेचिंग। अब देखो, जो उसकी लेंथ है, न्यू लेंथ ऑन स्ट्रेचिंग, तो न्यू लेंथ है वो आपकी हो गई है 2 टाइम्स, मतलब वो आपकी दोगुनी हो गई है। ठीक है, तो यहां पे तुम समझ सकते हो, जो लेंथ ये हो गई तो न्यू एरिया क्या आएगा, अगर उसको दोगुना किया गया तो एरिया इसका आधा हो जाएगा, है ना, क्योंकि आप यहाँ पर रखेंगे एरिया a/2, ये 2l, यहाँ 2 कट गया, फिर से आंसर वही आएगा। वॉल्यूम थोड़ी बदलेगा, वॉल्यूम तो वही रहेगा, क्योंकि चीज तो वही है। ठीक है, वॉल्यूम नहीं बदलेगा, और क्या नहीं बदलेगा, और आपका रेजिस्टिविटी नहीं बदलेगी, क्योंकि मटेरियल वही है, वही वायर है। हमने कहा था अगर लोहे का वायर है वो आपका पतला हो, मोटा हो, लंबा हो, छोटा हो, ये नहीं बदलेगा, रेजिस्टिविटी सेम रहेगी आपकी। ओके, तो
कह रहा है कि ऐसा करने पे बताओ, देखो क्वेश्चन ये है, एक वायर है, इसका लेंथ L है, एरिया उसका क्रॉस सेक्शन वाला A है, उसका रेजिस्टेंस R है। ऑन स्ट्रेचिंग, उसको खींचने पर उसकी लेंथ को बढ़ा दिया गया 2 गुना। तो बताओ उसके रेजिस्टेंस में क्या फर्क पड़ेगा, उसके रेजिस्टेंस में क्या फर्क पड़ेगा। तो एकदम सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस लगाओ। उसको लंबा कर दिया गया है, लंबा करने क्या हुआ है, एरिया कम हो गया है, लेंथ बढ़ा दी गई है। एरिया कम और लेंथ बढ़ाना मतलब क्या हो गया, एरिया छोटा हो गया, लेंथ बढ़ गई, तो रेजिस्टेंस जाहिर सी बात है बढ़ के आएगा ना, पीछे पड़ा था अभी, ठीक है। जब रेजिस्टेंस बढ़ के आएगा, कितना आएगा वो बताना है हमें, कितने गुना हो जाएगा, ठीक, पहले वाले का। तो हमने कहा अगर ये कहानी है, ये कहानी है, तो इस कहानी से जो रेजिस्टेंस आता है वो आता है रो एल अपॉन में ए, पढ़ा है ना हम लोगों ने, ठीक है। जो ये कहानी है, न्यू कहानी, यहां मान लो रेजिस्टेंस आ गया आपका आर डैश, कुछ नया रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। तो ये जो रो रहेगा। अब एल कितना है, एल आपका कितना है, एल आपका 2L है, एल कितना है 2L है, फॉर्मूला आपका ये लगेगा, ठीक, आर इक्वल टू रो एल बाई ए। अब ए कितना है आपका, ए आपका ए बाई 2 है, ए कितना है, ए अपॉन में 2 है। तो ध्यान दो यहाँ पे जो आर डैश निकल के आएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो कितना आएगा ये 4L अपॉन में ए, या फिर ऐसे कहें हम आर डैश इक्वल टू 4 रो एल अपॉन में ए। अब ध्यान से देखो इसे, जो नया रेजिस्टेंस आया है वो ये आया है। अब बताओ जो इसकी वैल्यू है वो किसके बराबर है, किसके बराबर है, आर के। तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं जो आर डैश है आपका वो 4 टाइम्स आर है। मतलब जो नया रेजिस्टेंस आया है पुराने वाले रेजिस्टेंस का कितना टाइम से 4 गुना है। ओके, तो सिंपल क्वेश्चन था, हम लोग बताया भी था कि रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। अगर पहले रहा होगा 10 तो अब हो गया है 40, अगर पहले रहा होगा 25 ओम तो अब हो गया है 100 ओम, समझ रहे हो। मतलब इसको तो आप एक ऑब्जेक्टिव तौर पे ध्यान रख सकते हैं, अगर लेंथ दुगनी करेंगे तो जो रेजिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा 4 टाइम्स आएगा। आप सीधे इसको कॉन्सेप्ट रूप में याद कर सकते हैं, बाकी आपको ये लगाना भी आना चाहिए, ठीक है। ऐसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यहाँ से आपको क्वेश्चन यहाँ से एक देखने को मिलेगा पक्का। आपको ऐसे भी पूछ सकता है, एक वायर है जिसकी लेंथ इतने मीटर है, एरिया इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर है, और उसका रेजिस्टेंस आपसे पूछ सकता है, उसकी रेजिस्टिविटी आपको दे देगा वो, ठीक है। फॉर्मूला आपको पता ही है, आर इक्वल टू रो एल अपॉन में ए। इन सब में SI यूनिट वाले आपको रखने हैं और आपको गुणा भाग करके आंसर निकाल लेना है, ठीक है। तो यहां तक हम लोगों ने रेजिस्टिविटी तक सीख चुके हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, ठीक है। अब देखो मेनली यहाँ से क्वेश्चन में पूछा जाता है आपसे कि इसका डेरिवेशन पूछा जाता है, कैसे करते हैं उसको हम लोग जानेंगे। तो कॉम्बिनेशन आपका होता है 3 टाइप से, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, एक होता है आपका मिक्स, मतलब प्योर सीरीज, प्योर पैरेलल और मिक्स्ड। मिक्स मतलब उसमें सीरीज पैरेलल दोनों आएंगे एक ही सर्किट में, ठीक है। उसको हमें डिराइव नहीं करना है, डिराइव हमें यहाँ पे सीरीज और पैरेलल का ही किया जाता है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे सीरीज है, आपको यहाँ मेन कुछ चीजें ध्यान रखनी है। मान लेने R1 R2 R3 ये 3 रेजिस्टेंस हैं जो हमने सीरीज में जोड़ रखे हैं, इन्हें हमने एक बैटरी से कर दिया कनेक्ट। अब सीरीज की पहचान क्या होती है, सीरीज की पहचान ये होती है कि एक ही वायर में, ध्यान रखना, इसी ध्यान रखना, एक ही वायर में जो रेजिस्टेंस होंगे वो कहलाते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में, ठीक है। एक ही वायर में, मतलब देखो ये अगर हम ये यहां से लेके पूरा है, ये यहां तक पूरा एक ही वायर है, एक ही वायर के अक्रॉस जो भी रेजिस्टेंस आएंगे वो होते हैं सीरीज में। सेकेंड बात ये है कि इस बैटरी से निकलेगी करंट, निकलेगी आई, वही करंट यहाँ जाएगी, वही करंट यहाँ सब में जाएगी, वही करंट आपकी यहाँ आते हुए फाइनली यहाँ पे आएगी। मतलब यहाँ पे जो करंट होगा वो क्या होगा, सेम, ठीक है। करंट क्या होगा, सेम। अब यहाँ पे चक्कर क्या है, चक्कर है पोटेंशियल डिफरेंस का। तो बैटरी का पोटेंशियल क्या है, V है, क्या है इसका, ये V है। अब यहाँ पे पोटेंशियल, यहाँ पे पोटेंशियल और यहाँ पे पोटेंशियल, तीनों का क्रॉस पोटेंशियल क्या होगा, अलग अलग होगा। क्या होगा, पोटेंशियल अलग अलग होगा, ठीक। मतलब ये कुछ ड्रॉप कराएगी, ये कुछ ड्रॉप कराएगी, ये कुछ ड्रॉप कराएगी, लेकिन तीनों मिलके सिर्फ V ड्रॉप करा पाएंगे, ठीक है। मान लो इसने ड्रॉप कराया V1, इसने ड्रॉप कराया V2,
इसने ड्रॉप कराया V3। ओके, आपको चीज ध्यान रखनी है, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट जो होता है वो क्या होता है आपका सेम रहता है अक्रॉस ईच रजिस्टर, लेकिन वेरी करता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। अगर ये 100 है तो तीनों मिलके 100 कराएंगे, ऐसा नहीं कि तीनों का क्रॉस 100 रहेगा, नहीं। हो सकता है ये 50 कराए, ये 25 करा दे, या ये 30 20 50 करा दे, कुल मिला के 100 कराएंगे। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यहाँ तुम लिखोगे सब कुछ जो हम बोल रहे थे आप लिखोगे। तो कैसे लिखना पेपर में, 3 रजिस्टर लिए हमने, तीनों को सीरीज में जोड़ दिया, उन्हें एक V वोल्ट की बैटरी से कर दिया कनेक्ट। बैटरी से निकलने वाली करंट तीनों के अक्रॉस जाएगी और तीनों में करंट सेम रहेगी। तीनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो अलग अलग होगा या वेरी करेगा, ठीक है। और हम लोग यहां से ये क्या करेगा, ये होगा डिफरेंट, ये क्या होगा आपका डिफरेंट अक्रॉस ईच रजिस्टर। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। मतलब हम यहां पे लिख सकते हैं V बराबर V1 प्लस V2 प्लस का V3, ये तीनों मिलकर इतने के बराबर ड्रॉ कराएंगे, ठीक है। अब हम लोग ओम्स लॉ में पढ़ा होगा, V बराबर होता है IR होता है। तो ये क्या है, ये टोटल है पूरे का। बैटरी करंट छोड़ता है किससे, बैटरी को मतलब नहीं है इससे इससे इससे, बैटरी पूछता है कि आपका ओवरऑल कितना है। मतलब हमें तीनों से मतलब नहीं है, हमें बता दो कि आपका ओवरऑल कितना है। उसको बोलते हैं आर इक्विवेलेंट या नेट रेजिस्टेंस, हिंदी में समतुल्य प्रतिरोध, ठीक है। तो हमने देखना है नेट, यहाँ पे नेट करंट जा रही आई, आर बोलते हैं हम लोग आर इक्विवेलेंट, ठीक है, या ओनली आर ही बोल सकते हो। ये होगा आपका आई तो सेम है R1, आई सेम रहेगा R2, यहाँ सेम रहेगा R3। आई आर इक्विवेलेंट, आई ले लो कॉमन, R1 प्लस R2 प्लस R3, आई से आई यहाँ खत्म हो गई, तो आर इक्विवेलेंट यहाँ से निकल के आ गया आपका R1 प्लस का R2 प्लस का R3। ये आपका क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में नेट रेजिस्टेंस होता है। अगर आपको 2 लगे हैं तो R1 प्लस R2, अगर आपको 3 लगे हैं तो ये 10 लगे हैं तो यहाँ प्लस करके चले जाओ, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन आपका ये यहाँ तक हो चुका है पूरा। तो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये आपका डायग्राम बना हुआ है। तो पैरेलल पहचानना कैसे, ध्यान रखना जॉइंट्स, ध्यान रखना यहाँ पे जॉइंट्स, एक जॉइंट्स ये, एक जॉइंट्स ये, इनके अक्रॉस जो रेजिस्टेंस आएंगे वो आपको कहलाएंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है। सेकंड पहचान ये है कि करंट अगर आपका बढ़ जाए, करंट आपका बढ़ जाए तो वो रेजिस्टेंस किसमें होते हैं, वो होते हैं पैरेलल में, ठीक है। इसी को ध्यान रखना। ये बैटरी मान लो यहाँ से इसने आई करंट छोड़ी, ये आई यहाँ तक, जैसे ये इस जंक्शन पॉइंट पहुंचेगी, इसके लिए 3 रास्ते हैं, ठीक है। एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है। हमें नहीं पता है कितना कितना किसमें जाएगा, तो मान लेते हैं इसमें गया I1, इसमें गया I2, इसमें गया I3। एक चीज और ध्यान रखनी है, करंट हमेशा वो वाला पाथ प्रेफर करती है जहां पर रेजिस्टेंस कम हो। हर कोई चाहता है कि हमें एक संघर्ष कम करना पड़े और हम अपना मंजिल पे पहुंच जाए। ऐसे ये करंट है, करंट को चाहिए कि रेजिस्टेंस कम हो, जहां रेजिस्टेंस कम होगा वहां करंट ज्यादा जाएगी, जहां रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वहां करंट कम जाएगी, ठीक है। इतना आप अपने नॉलेज के लिए सीख सकते हैं। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे करंट डिवाइड हो रही है, वहां पे डिवाइड हो रहा था पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज, है ना। सीरीज कॉम्बिनेशन में आपका डिवाइड हो रहा था क्या, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपका क्या डिवाइड हो रहा है, करंट। वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर रिमेन्स सेम। ध्यान रखना है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो वोल्टेज होता है अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस रिमेन्स सेम, मतलब सभी प्रतिरोध के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो यहाँ पे क्या होगा, सेम रहेगा, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, जस्ट उल्टा है वहां से, इससे सीरीज से। तो अब यहाँ पे क्या बढ़ रहा है आपको इतना ध्यान रखना है। पेपर में शुरू करना ऐसे है, लिखना है आपको कि माना 3 रेजिस्टेंस हैं R1 R2 R3, उनको पैरेलल में एक V वोल्ट की बैटरी से जोड़ रखा है, ठीक है। ये अपनी कहानी अपने मन से लिख सकते हैं। और मेन मुद्दे की बात ये है कि बढ़ क्या रहा है, बढ़ रहा है यहाँ पे करंट, किसमें, I1 I2 और I3 में। एकदम आसान सी बात है, ओम्स लॉ को यूज करना है, पहले भी किया था यहाँ भी करना है। तो अब देखो कि V बराबर होता था IR, तो I बराबर क्या होगा, V अपॉन में R, ठीक है। तो ये नेट करंट है, नेट करंट है ना, तो यहाँ आएगा V अपॉन में R
इक्विवेलेंट, वही बात है कि बैटरी को नहीं मतलब है ये कितने हैं, बैटरी को मतलब है नेट कितना है, कुल कितना है, कुल होता है आपका आर इक्विवेलेंट, या आप सिंपल आर भी ले सकते हैं। इक्वल्स टू ये क्या होगा V अपॉन में R1, क्योंकि यहाँ पे हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस, इसके अक्रॉस भी V होगा, इसके अक्रॉस भी V होगा, इसके अक्रॉस भी V होगा, ध्यान रखना यहाँ पे, प्लस V अपॉन में R2 प्लस V अपॉन में R3। तो ऊपर से हम लोग V ले लेंगे कॉमन, तो V लिया कॉमन तो बचा यहाँ पे 1 अपॉन में R1 प्लस का 1 अपॉन में R2 प्लस का 1 अपॉन में R3। V भी यहाँ से खत्म हो गया, तो ये आया 1 अपॉन में R इक्विवेलेंट बराबर 1 अपॉन में R1 प्लस का 1 अपॉन में R2 प्लस का 1 अपॉन में R3। ये आपका नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब एक शॉर्टकट और ध्यान रखना यहाँ पे, अगर कोई दो रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े हैं, अगर कोई दो रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े हुए हैं, इस टाइप से मान लेते हैं ऐसे, एक ये इन दोनों को किसी V वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया हमने, इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है। इसको ध्यान रखना, शॉर्टकट है, इनका नेट जो रेजिस्टेंस होता है, एक तरीका यही है आपका, यहाँ रखेंगे ऐसे निकाल लेंगे, लेकिन एक शॉर्टकट है कि R इक्वल इनका नेट जो R इक्विवेलेंट वो होता है R1 R2 अपॉन में R1 प्लस का R2। ये यहाँ पे इसका शॉर्टकट है, मतलब अगर ये 4 ओम है, ये 5 ओम है, तो 4 इंटू 5 कितना होगा, 20 हो गया, और 5 4 9, 20/9 आ जाएगा इसका नेट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो हम लोगों ने दोनों कॉम्बिनेशन को देख लिया। अब इस पे बेस्ड कुछ हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, फिर इस पार्ट को खत्म करते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, अब तक जो पढ़ा उसी पे आधारित है। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, पूछा क्या गया है, फाइंड नेट रेजिस्टेंस एंड करंट थ्रू बैटरी, मतलब समतुल्य प्रतिरोध और बैटरी से कितनी विद्युत धारा जाएगी, आपसे पूछा गया है। पहले आपको डायग्राम को ध्यान से देखना है, चीजों को समझना है, सीरीज और पैरेलल में बांट लेना है कौन किसमें है, ठीक है। यहाँ पे मैथ वाला पैरेलल नहीं लगता है, ठीक है, ध्यान रखना इसको थोड़ा, पैरेलल वहां मानेंगे जहाँ पे ज्वाइंट हो, ठीक है। देखो ध्यान से, देखो ये डार्क है, ये डार्क है, ठीक, यहां से लेकर यहां तक ये पूरा आपका एक ही वायर है। इसका मतलब ये नहीं कि ये दोनों पैरेलल हो गए, ये दोनों पैरेलल हो गए, ऐसा मतलब नहीं है, ठीक है। ध्यान रखना कि अगर एक ही वायर है, एक ही वायर में जितने रेजिस्टेंस आएंगे सब होते हैं सीरीज में, हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ये आप ऐसे समझ लो कि यहाँ से जो करंट जाएगी वो यहाँ जाएगी, वही यहाँ जाएगी, वही यहाँ, ठीक है। तो ये तीनों वायर किसमें हो गए, रेजिस्टेंस में हो गए, सॉरी किसमें हो गए, सीरीज में हो गए। अब अगर सीरीज में हैं तो इन तीनों का एक नेट रेजिस्टेंस आएगा, ठीक है, उसको हम एक रेजिस्टेंस से कर देंगे रिप्लेस, ठीक है। तो सिंपली हम लोग कहेंगे, यहाँ पे तुम ले सकते हो जो R डैश मान लो उसको, ठीक, R डैश, इन तीनों का जो नेट आएगा वो क्या आएगा, R डैश, तुम ले सकते हो यहाँ पे, ये मान लो R1 है, ठीक है, इसको मान लो R1, ये R2 और ये मान लो R3, ठीक, लिख लो पहले एक बार लिख लो यहाँ पे, सिंस R1, R2 एंड R3 इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ओके। अगर सीरीज में है तो इनका नेट क्या होता है जानते हैं, R1 प्लस R2 प्लस का R3, इसकी वैल्यू क्या है, वैल्यू आपकी है 20 ओम, 20 ओम, 20 ओम, तो कितना है यहाँ पे 60 ओम निकल के आ गया आपका ये। मतलब इन तीनों को हम एक सिंगल वायर से रिप्लेस कर सकते हैं जिसका रेजिस्टेंस कितना है 60 ओम, कुछ ऐसे इस टाइप से, देखो इस टाइप से ये बन गया, और आपका एक वायर ये हो गया, ठीक है। बाकी आपको जो बैटरी है आपका वो ये लगी रहेगी इससे, ठीक है, 6 वोल्ट। अब देखो यहाँ से ये जॉइंट और ये जॉइंट, जैसे करंट यहाँ से जाएगी कुछ यहाँ जाएगी कुछ यहाँ जाएगी। अब क्या है आपका जो ये वाला है इसको मान लो R4 है, क्या मानो इसको R4, लिख लिया करो, थोड़ी आसानी रहेगी, ठीक है। अब जो ये वाला आया, ये कितना आया था आपका R डैश आया, ये कितना आपका R4 है। अब R डैश और R4 के सीक्वेंस में वो आपके हैं, इसमें वो आपके हैं पैरेलल में, आपको दिख रहे हैं, क्योंकि एक ही वायर तो है नहीं, दोनों अलग अलग वायर ज्वाइंट लगे हुए हैं। अब यहाँ लिखोगे
नाउ R dash and R4 are in parallel combination। और अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो उनका नेट क्या होता है, 1 में R इक्विवेलेंट बराबर 1 में R1 प्लस 1 में R2। हम लोग यहाँ पे अपना शॉर्टकट भी लगा सकते हैं जो हमने पहले सीखा था इसके, ठीक है। अगर नहीं लगाना है तो ऐसे इसको ऐसे लगाओ, 1 में R इक्विवेलेंट 1 में कितना है ये R1 R2। अब देखो यहाँ पे R1 यहाँ पे R डैश लिखो, यहाँ पे R डैश, R2 आपका R4 है, ठीक है। यहाँ पे ये R डैश है, ये R4, तो आपको यहाँ पे R डैश और R4 लिखना है, रखना नहीं चीजों को, ठीक है। R डैश कितना आया था, वो आया 60 आया था, ये 60 हो गया, प्लस R4 कितना आया आपका, ये यहाँ पे दिया गया R4 कितना 20, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा आपका 61, यहाँ पे 3 हो जाएगा। 1 में R इक्विवेलेंट कितना आया 4 में 60 काटेंगे कितना आएगा 15, 1 में 15, तो ये 1/R है, ये 1/15 है, इसको उल्टा कर दो तो R इक्विवेलेंट आपका निकल के आ गया कितना 15 ओम, कितना आ गया 15 ओम। तो फाइनली हम लोगों ने एक आंसर निकाल लिया कि इस रजिस्टर का और इस सर्किट का नेट रेजिस्टेंस कितना आएगा 15 ओम आएगा, कितना आएगा 15 ओम। अब नेक्स्ट यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन जो पूछ रहा है, पूछा करंट। तो करंट क्या होता है, कह रहा बैटरी से कितना करंट निकलेगा, तो बैटरी पूछती है क्या, हमें बताओ नेट रेजिस्टेंस, हमें बताओ नेट रेजिस्टेंस। आप कोई भी कॉम्बिनेशन हो, हमें उससे नहीं मतलब है, आप उसको करें कैलकुलेट करें, क्या करें आप उससे करें कैलकुलेट करें, उसके बाद हमें बता दो कि आपका नेट रेजिस्टेंस है कितना, हम उसी के अकॉर्डिंग यहाँ से करंट निकालते हैं। तो I इक्वल टू होता है आपका V अपॉन में R होता है ओम्स लॉ से, V कितना है आपका, V आपका 6 है, ठीक है। R कितना है, नेट R है, आप देखना नेट R कितना है यहाँ पे, ये 15 है, ठीक है। बैटरी से पूछना है, बैटरी से, ठीक है। प्रत्येक से कितना जाएगा वो बात अलग की है, उसके लिए हम लोगों ने एक पीछे वीडियो बना रखी है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट 1 पार्ट 2 करके हमने एक बहुत पहले 2 वीडियो बनाई थी यहाँ पे, लगभग 4-5 दिन पहले। वो इसके बाद आपको वो देखना है, वो बहुत समझ में आएगी, इसके बाद आपको अच्छे समझ में आएगी हर चीज कि भाई कैसे क्या हुआ है। पहले आप ये देख लीजिए, फिर आप वो देख लीजिए, वो एक टाइप से प्रैक्टिस के ऊपर है, जिन लोगों ने पढ़ लिया उसके लिए था वो। अब आप सभी लोग पढ़ सकते हैं उसको अच्छे से, एक बार उसको पढ़ना जरूर, चीजें आपको बहुत अच्छे समझ आ जाएंगी, ठीक है। सारा प्रैक्टिस आपकी इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ से आपको दोबारा पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी कभी। इन चीजों को आपने समझना है, लिखना है और एक वो बनाना है पैटर्न, जितना यहाँ करवाते जा रहे हैं उस चीज को आपने करते जाना है और एक मैनर में उसको रिपीट करते जाना है, रिवाइज करते रहना है, ठीक है। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे 3 2 जा 6 3 5 जा 15, या फिर बोल दो ये पॉइंट लगाया 20 हुआ, 5 4 जा 20, 0.4 एम्पियर करंट ये बैटरी यहाँ से रिलीज करेगी टोटल करंट, ठीक है। तो टोटल करंट की वैल्यू क्या है 0.4। ये आपका पूरा क्वेश्चन हो गया सॉल्व, और कैसे करते हैं वो आपने देख लिया अच्छे से, ठीक है। एक और क्वेश्चन कराएंगे हम लोग अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा आपके सामने, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड नेट रेजिस्टेंस। क्वेश्चन वही पूरा है, क्वेश्चन वही है, आपको इसके पहले जो किया था, आपको नेट रेजिस्टेंस बताना है और आपको निकालना है बैटरी से कितना करंट जाएगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम कराएंगे नहीं, इस क्वेश्चन को हम कराएंगे सिर्फ बताएंगे, करना आपको खुद है, ठीक, करना आपको खुद है। पहले समझो करना कैसे है। तुम देखो ध्यान से, इधर जो 1 ओम और 3 ओम है, ये एक ही वायर से जुड़े हैं, है ना, एक ही वायर है पूरा ये। तो ये जो रेजिस्टेंस हैं दोनों, वो किस में है, वो हो गया आपके इसमें सीरीज में। तो इन दोनों का नेट कितना आएगा 4 ओम आ जाएगा, ठीक, सबको पता है। अब ये इन दोनों का एक नहीं रहा, अब ये एक हो गया 4 ओम का। अब देखो ये रहा यहाँ से ज्वाइंट, ये रहा यहाँ से ज्वाइंट। अब बताओ ये जो 4 ओम है वो ये इसके साथ में किसमें होगा, वो हो जाएगा आपका पैरेलल में, है ना, क्योंकि करंट तो बटेगा ना, यहाँ से जब आएगा तो करंट बटेगा, जहां करंट बढ़ जाए वो होते हैं पैरेलल में। तो ये 4 ओम ये 6 ओम दोनों हो जाएंगे पैरेलल में। पैरेलल में इन दोनों का नेट निकाल लेना आपको है, ठीक है। फिर इन दोनों का नेट अब 2 नहीं बचा, अब ये बन गए एक ही रेजिस्टेंस, ठीक है। अब ये 3.6 जो है ये, और इन सबका एक यहाँ आ चुका है और एक ये है। अब ये तीनों एक ही लाइन में, इन तीनों में करंट एक ही जाएगी, ठीक है। इसको अगर रिप्लेस किया जाए तो अब यहाँ से ये तीनों रेजिस्टेंस हो जाएंगे इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो वहां से आपको आर नेट निकाल लेना है, वो आपका पहला आंसर हो जाएगा। सेकेंड आंसर आपको निकालना है करंट। करंट हमने कैसे करते हैं कैलकुलेट, इसके पहले जो क्वेश्चंस में हम लोग सीख चुके हैं।
करंट निकालते कैसे, I इक्वल्स टू V अपॉन में R। तो इसका आंसर आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर आपको खुद से निकालना है और कमेंट करना है। ठीक, आंसर करना है कमेंट कि कितना आएगा, सबको करना है कमेंट, सबको ट्राई करना है एक बार अपने से, तो तभी आप सीख पाएंगे सही से। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका एक पार्ट और लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी आपकी हो जाएगी खत्म। ठीक, लास्ट पार्ट फोर्थ पार्ट में पूरी इलेक्ट्रिसिटी का अच्छे से रिवीजन, मतलब कॉन्सेप्ट मैपिंग सब कुछ करा दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, अलग से आपको अब कभी पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी। ओके, तो अब नेक्स्ट पार्ट कब आएगा आपके लिए?